प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी चैप्टर नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं समय खराब ना करते हुए। नियंत्रण और समन्वय। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा तो नियंत्रण में होगा ना। वो आपके मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण में है। तो मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे मस्तिष्क के साथ दूसरे अंग मिलजुल करके इस पूरे शरीर को चलाए हुए हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है तो हमें सबसे पहले जानना होता है कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। अब आप देखिए, अगर आप किसी चीज को टच करते हैं, अगर वो ठंडा है, गर्म है, जैसा भी है, आपको तुरंत पता लग जाता है ना। वो कैसे पता लगता है? देखिए, आपका पूरा शरीर जो है उस पर तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है। और जिस किसी भी हिस्से को आप टच करते हो शरीर के, किसी के साथ भी, आपको तुरंत महसूस हो जाता है कि आखिर वो चीज कैसी है। आप जिस चीज को देख रहे हो आपको तुरंत पता लग जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये मार्कर है। कारण आपकी आंखों के द्वारा भी तंत्रिका कोशिका से संदेश यहां पहुंचता है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क पुरानी याददाश्त के आधार पर बता देता है कि आप जो चीज देख रहे हैं वो आखिर है क्या। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि तंत्रिका कोशिका क्या है और वो कैसे संदेश को मस्तिष्क तक लेके जाती है। जैसे राजा होता है ना, राजा का संदेश वाहक होता है जो दूसरे राजाओं से संदेश को खुद के राजा के पास लेके जाता है। वही काम कर रही है तंत्रिका कोशिकाएं। ये भी संदेश को विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य है। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू ब्रेन। क्लियर? तो इसका डायग्राम देख लीजिए पहले आप, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और पेपर के अंदर इसका डायग्राम ज्यादातर आता है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। देखिए, अगर यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है मकड़ी के जाले जैसा, ये जो हिस्सा है तंत्रिका कोशिका का, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। या अगर मैं हिंदी में बोलूं ना तो इसको बोलेंगे द्रुमिका। क्लियर? अब ये जो हिस्सा है, अगला हिस्सा जो आपको एक रस्सी जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन, या हिंदी में बोलें तो तंत्रिकाक्ष। और इसके बाद इस प्रकार के धागे से होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स, या अगर हिंदी में बोलें तो तंत्रिका सिरा। तंत्रिका सिरा यानी किनारा। तो अब देखिए इसको ध्यान से, और ये इसका केंद्रक है जिसे हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। इस पूरे हिस्से को, इस पूरे को यहां से लेके यहां तक, इसको हम सेल बॉडी भी बोल देते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो देखिए, आप जिस किसी चीज को टच करते हैं, सपोज करो मैं बर्फ को टच कर रहा हूं या मैं पेन को टच कर रहा हूं, मुझे हार्ड सरफेस महसूस होगा। उसका कारण है कि आपकी हर एक तंत्रिका कोशिका के स्टार्टिंग में होते हैं डेंड्राइट यानी द्रुमिका, जो संदेश को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद वो संदेश तंत्रिकाक्ष से होता हुआ, नर्व एंडिंग से होता हुआ, नर्व एंडिंग जो तंत्रिका का आखिरी सिरा है, उसके साथ दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है। क्लियर है बात यहां पर? और इस जगह को हम बोलते हैं साइनेप्स यानी अंतग्रथन। अब ये क्या है? यहां पर जो आखिरी सिरा है वो अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका यानी डेंड्राइट से जुड़ा होता है, जिस कारण से वो संदेश मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी होते होते वो संदेश आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। और फिर मस्तिष्क बताता है कि आपने जिस चीज को देखा, जिसको सुना या जिसको महसूस किया, आखिर वो है क्या। तो इस प्रकार हमारा काम करता है पूरा। एक बार इसका कलर डायग्राम देख लेते हैं नर्व सेल का। दिस इज द कलर डायग्राम ऑफ नर्व सेल। ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट, यानी हिंदी में अगर मैं लिखूं इसको तो द्रुमिका। क्लियर है? यही वो हिस्सा है, मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को टच किया तो नर्व सेल का सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम डेंड्राइट या द्रुमिका कहते हैं, वही टच करता है। यानी सबसे पहले जो मैसेज को ग्रहण करता है वो डेंड्राइट करता है। ठीक है? इस पूरे को, ये पूरा, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी यानी कोशिका काय। ओके? और बीच में जो सेंटर है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक।
ये चीज क्लियर हो गया। आगे बढ़े तो उसके बाद क्या होता है, मैसेज किसने रिसीव कर लिया, डेंड्राइट ने, यानी मैसेज इसने रिसीव कर लिया। उसके बाद ये मैसेज ट्रेवल होगा यहां से, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन, यानी हिंदी में बोलेंगे तंत्रिकाक्ष। यानी कोई भी चीज है, जैसे आपने गर्म चीज को छुआ तो यहां से लेकर के वो संदेश इस हिस्से से होता हुआ यहां पहुंचेगा, तो इसे हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। पॉइंट क्लियर है। तो तंत्रिकाक्ष के भी 3 हिस्से आप देख लीजिए। जो सबसे बाहर वाली शीट है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। ओके बेटा, हिंदी और इंग्लिश में नेम सेम रहेगा। बीच में जो न्यूक्लियस है ये आपको देख सकते हैं, न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं स्क्वान सेल। ओके, और बीच में जहां पर ये पतला है तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन, उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो मैसेज यहां से होता हुआ कहां पहुंच गया, इस हिस्से में, इसे बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल या तंत्रिका शिरा बोल सकते हो आप इसको, नर्व एंडिंग्स भी बोल सकते हो, तंत्रिका शिरा। तो यहां पर क्या होता है, इसी जगह पर दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है। कैसे बेटा, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। ये लास्ट वाला हिस्सा क्या कहलाया हमारा, तंत्रिका शिरा। तो यहां से दूसरी तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से, इससे क्या होती है, इसकी द्रुमिका पहली तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका शिरा यानी इससे जुड़ी होती है। यानी मैसेज एक तंत्रिका कोशिका से किस में चला गया, दूसरी में। दूसरी में फिर उसी प्रकार से पहले यहां डेंड्राइट रिसीव करेगा, ये डेंड्राइट यानी द्रुमिका, उससे फिर आगे जाएगा एक्सोन, और फिर नर्व एंडिंग्स होते 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 लास्ट में जो मैसेज है वो कहां पहुंच जाता है प्यारे बच्चों, ब्रेन के पास पहुंच जाता है। इज इट क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से अब आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। ओके, मस्तिष्क की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तंत्रिका कोशिका का है उसका चित्र आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन। अगर मानव मस्तिष्क की बात करें तो मुख्य 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। एक हो गया फोर ब्रेन यानी अगर मस्तिष्क, और दूसरा हो गया मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा जो भाग है उसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। अब इसको बारी बारी से समझिए। अगर मस्तिष्क, आगे का जो भाग है वो अगर मस्तिष्क कहलाता है, बीच का मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे का भाग है वो कहलाता है हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। अब ज्यादातर जो हिस्सा है फोर ब्रेन का जो मुख्य भाग है वो कहलाता है सेरिब्रम, पर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो है वो मुख्य काफी कुछ कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर होती हैं छोटी छोटी लोब, जिसे हम पाली बोलते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, पुलिस स्टेशन तो नहीं। अगर आपको कोई शिकायत दर्ज करानी है फिर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पढ़ना है तो स्कूल जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्रेन के पास मैसेज पहुंचते हैं। कोई शिकायत लेके पहुंच रहा है, कोई इलाज लेके पहुंच रहा है, कोई पढ़ने के लिए पहुंच रहा है। जैसे आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, उसी प्रकार अगर हम देख रहे हैं तो उसको समझने के लिए अलग डिपार्टमेंट है ब्रेन में। जो सुन रहे हैं उसको समझने के लिए अलग है। जिस प्रकार पढ़ना है तो अलग है, इलाज कराना है तो अलग है ना हमारे लिए। इसी प्रकार हमारे शरीर के लिए भी ब्रेन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लोब। तो वो 4 खाने होते हैं, 4 लोब होती हैं। पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पैराइटल लोब, तीसरा है ओसिपिटल लोब, और चौथा है टेम्पोरल लोब। तो ये खाने हैं किसके अंदर, अगर मस्तिष्क के अंदर। अगर मस्तिष्क तो प्यारे बच्चों एक कलर डायग्राम में आपको चारों लोब दिखा देता हूँ और चारों के फंक्शन बता देता हूँ बारी बारी से कि कौन क्या करता है। सबसे पहले हम इस हिस्से को लेते हैं ब्रेन के, इसे कहते हैं फ्रंटल लोब। क्लियर है। फ्रंटल लोब का कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका काम होता है मसल से रिलेटेड यानी मांसपेशियों से रिलेटेड। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी मांसपेशियों का यूज़ होता है, या कोई चीज़ को फेंक रहे हैं, भाला फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो वो सारी जो कंट्रोल करता है ब्रेन का, कौन सा लोब करता है, फ्रंटल लोब। ध्यान रखना, रिलेटेड टू मसल्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पैराइटल लोब की। ये हमारी है पैराइटल लोब।
ओके, तो पैराइटल लोब का कार्य क्या है, यानी टच, टेस्ट, टेम्परेचर। यानी आप किसी को टच कर रहे हैं तो वो चीज़ कैसी है ये कौन बताता है, पैराइटल लोब। टेस्ट के बारे में भी पैराइटल लोब, और टेम्परेचर शरीर का वो भी कंट्रोल करता है पैराइटल लोब। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ओसिपिटल लोब। ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये है ओसिपिटल लोब। तो प्यारे बच्चों, इसका काम है विजुअल, यानी कोई चीज़ आप देखते हैं ना, और देखते ही आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ है क्या, यानी दृष्टि से संबंधित है। तो देख करके किसी चीज़ को हम तभी बता पाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन के अंदर एक लोब है जिसका नाम है ओसिपिटल लोब। ये आंख से जो जानकारी आती है उसको रिसीव करती है और उसके बाद जवाब देती है, जिसका नाम है ओसिपिटल लोब। क्लियर होगी बात यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है एक टेम्पोरल लोब, ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं टेम्पोरल लोब। इसका काम है, ये हियरिंग से रिलेटेड है, यानी कोई चीज़ आप सुन रहे हैं ना, तो सुनने पर जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। कारण यह है कि आपके ब्रेन के अंदर टेम्पोरल लोब है जो मेरी कही हुई बातों को वहाँ पहुँचती है तंत्रिका कोशिका के द्वारा, नर्व सेल के द्वारा, और फिर वो उस जानकारी को समझ करके रिप्लाई करती है। अगर मैं हिंदी की जगह पर यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करता तो हो सकता आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो जानकारी आपके टेम्पोरल लोब यानी ब्रेन के इस हिस्से में स्टोर नहीं है। क्लियर है ना, यानी वही जानकारी ये दे पाता है जो पहले से इसके अंदर मौजूद होती है। आप चाइनीज़ लैंग्वेज को सीख लेंगे तो फिर वो जानकारी भी आपके इस हिस्से में आ जाएगी, तो फिर आप उसको भी सीख पाएंगे। मेरे हिसाब से ब्रेन के चारों लोब्स और उनके फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। देखिए, एनिमल हार्मोन कर रहे हैं, मनुष्य के या दूसरे जंतुओं के हार्मोन या ह्यूमन हार्मोन कर लेते हैं। हमारे में कौन से हार्मोन होते हैं और क्या कार्य है। जिस प्रकार मस्तिष्क कार्य करता है ना, हर एक प्रकार के आपको जवाब दे देता है। आपके अंदर एक तरह से कंप्यूटर फीड है, कोई भी जानकारी आप इसमें फीड करते हैं और एग्जाम के टाइम आप उसको लिख देते हैं। इसी प्रकार हमारा एक और सिस्टम है, जिस सिस्टम को, ये हमारा नर्वस सिस्टम था, इस सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये एक और सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। आपके शरीर में अलग अलग जगह पर ग्लैंड्स हैं, यानी ग्रंथियां हैं, जहां से एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल को हम बोलते हैं हार्मोन। क्लियर है बात। यहां से लेकर के आपके लगभग ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां से हार्मोन निकलता है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हेड रीजन में, सिर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और ये जो ग्रंथि है, इससे भी हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं, इसलिए इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि शायद ही हमारे शरीर का कोई ऐसा भाग है जो इसके नियंत्रण में न हो। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इससे? देखिए, ऑक्सीटोसिन निकलता है इससे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसे हम कहते हैं, वृद्धि, मैं यहां पे लिख देता हूं हिंदी में भी, वृद्धि हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन है। वृद्धि हार्मोन निकलता है। तीसरा FSH, इसको बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल के अंदर जो अंडा बनता है वो इसी हार्मोन का उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, कुछ एक के मैंने उदाहरण दे दिए, इनका फंक्शन भी मैं बता देता हूं। ऑक्सीटोसिन का काम है मसल को रिलैक्स करना, समझ में आ गया। जैसे बच्चे मदर की डिलीवरी हो रही है एट द टाइम ऑफ द बोर्न ऑफ बेबी, तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन मसल को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। ग्रोथ हार्मोन आपकी वृद्धि के लिए है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा रिलीज हुआ तो आपकी हाइट काफी ज्यादा हो जाएगी, और अगर कम रिलीज हुआ तो आपकी हाइट कम रहेगी। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मैंने आपको बता ही दिया, ओवम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इनके फंक्शंस हैं, ये हार्मोन निकलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। आप इसका सिर्फ यही कर लीजिए, 10 तक अगर आप कर रहे हैं तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य इस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं गले में। यहां पर एक और ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड। थायराइड ग्रंथि, या हिंदी में अवटू बोल देते हैं, अवटू।
अगर हम हार्मोन के लेवल की बात करें यानी एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ी यही है। अगर पूरे शरीर की बात करें तो लीवर सबसे बड़ी है, लेकिन वो एंडोक्राइन नहीं है। यानी कि उसको ले जाने के लिए नलिकाएं हैं। नलिका जैसे ब्लड को ले जाने के लिए नलिका होती है, ये जो ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं, इनको ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं होती। हार्मोन सीधा ही ब्लड के अंदर मिल जाते हैं बिना नलिका के, डायरेक्ट। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी नलिका के बिना के ग्लैंड। क्लियर है? डक्टलेस कह देते हैं हम इनको। डक्टलेस मतलब इनको ले जाने के लिए कोई डक्ट, कोई नलिका नहीं होती। हिंदी में बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। क्लियर है? तो अगर नलिका विहीन ग्रंथियों की बात करें तो थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है, और नलिका वाली ग्रंथि की बात करें तो आपकी जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो थायराइड से क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन करता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का उपापचय। ग्लूकोज का उपापचय, उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं हम इसको। यानी ग्लूकोज का तोड़ना, जुड़ना, ये सारे कार्य थायरोक्सिन हार्मोन करता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये तब काम करेगा जब आप कौन सा नमक खाओगे? आयोडीन। इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत बार आया है कि हमें आयोडीन नमक क्यों खाना चाहिए। क्योंकि आयोडीन नमक खाने से थायरोक्सिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का उपापचय आरंभ हो जाता है। अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन काम नहीं करेगा और आपका गला काफी बड़ा हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं गोइटर, या हिंदी में बोलेंगे तो घेंगा। ये रोग हो जाएगा अगर आप आयोडीन नमक नहीं खाते तो ये था हमारा किसका काम? थायराइड ग्रंथि का, जिसे हम बोलते हैं अवटू। उसके बाद आपकी किडनी के ऊपर एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, या हिंदी में मैं इसको लिखूं तो एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है? और इससे हार्मोन जो निकलता है उसका नाम है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन। अब आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंधेरे में डर जाएं, आप कहीं बाहर गए हैं और अकेले में आपको डर लगे, आपके सामने शेर आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ये ग्रंथि काफी इंपॉर्टेंट है। यानी डर की स्थिति में आपके डर से ही मृत्यु न हो जाए, उसको निर्धारित करती है, उसको बचाने का कार्य करती है ये एड्रिनल ग्रंथि। इसलिए इस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि भी कहते हैं, आपातकालीन, इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन ग्रंथि। क्यों कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड? बताइए क्यों कहते हैं, बताइए क्यों कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड? क्योंकि आपातकालीन क्यों कहते हैं? जब आपको समस्या सबसे ज्यादा होती है, गंभीर होती है, तभी ये काम करती है। मान लीजिए आपको किसी चीज से डर लगा, आपके बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई, आप भयंकर रूप से डर रहे हैं, तो उस समय एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रिनलिन, और ये आपके ब्लड प्रेशर को, आपने देखा होगा जब आपको डर लगता है तो आपकी श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट बहुत फास्ट हो जाती है, कारण ये हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन। फास्ट होने से क्या होता है? आपका शरीर उस भय को सहने की ताकत बना लेता है। क्लियर है? तो इसलिए इस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। इमरजेंसी में यह हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन। उसके बाद हम बात करते हैं आपके, अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर एक ग्रंथि होती है टेस्टिस, जिससे हार्मोन निकलता है। टेस्टिस को बोलते हैं वृषण, और फीमेल के अंदर होती है ओवरी, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है, हिंदी और इंग्लिश में सेम नेम है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। काम क्या है इसका? एक कार्य तो इसका यह है कि ये स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसके अलावा जो मेल के अंदर जो भी लैंगिक लक्षण है, दाढ़ी मूंछ का आना, वॉइस का थोड़ा हार्ड हो जाना, वो सारे कार्य इसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और फीमेल के अंदर जो हार्मोन निकलता है उसका नाम एक तो है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्ट्रोन। ये दो हार्मोन फीमेल के अंदर बनते हैं। एस्ट्रोजन का काम तो है अंडाणु का निर्माण, यानी ओवम का फॉर्मेशन, ओवम अंडाणु। और प्रोजेस्ट्रोन आमतौर पर प्रेगनेंसी के टाइम फंक्शन होता है इसका, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। काफी सारे जो रोल है वो प्ले करता है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन। क्लियर? तो ये थे हार्मोन्स के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? हमें आयोडीन नमक क्यों लेना चाहिए? ठीक है, टेस्टिस और प्रोजेस्ट्रोन के क्या कार्य है? और
आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, वो क्या काम करता है, इस प्रकार से। और एक और क्वेश्चन आता है, अगर हमें डायबिटीज है यानी कि मधुमेह, शुगर है, तो आपके शरीर में कौन सा हार्मोन निकलता है। आपका जो मैंने पैनक्रियाज करवाया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक के नीचे, वो भी एक ग्रंथि है जिससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन, पैनक्रियाज को मैं हिंदी में लिख देता हूं अग्नाशय। तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। और ये काम, इसका काम वही है कि ये शुगर को पचाने में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। तो अगर ये हार्मोन नहीं निकलता तो शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जिस कारण से आपकी बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज अगर हो जाए तो उन व्यक्तियों को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि उनके शरीर की शुगर कंट्रोल रहे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन के व्यक्तियों को, मधुमेह के रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, तो आपने यही लिखना है कि उन व्यक्तियों के अंदर जो है शुगर का उपापचय नहीं होता, जिस कारण से उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये थे ह्यूमन हार्मोन। देखिए यहां पर मैं पूरी हार्मोन के आपको एक टेबल दे रहा हूं। इस टेबल में देख करके आप जान पाएंगे कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। वैसे मैंने आपको बता दिया, आई के पास एक हार्मोन होता है पाइनियल ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है, जिससे निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। इसका काम क्या, आपकी स्लीप यानी कब सोएंगे कब उठेंगे उसको कंट्रोल करता है मेलेटोनिन हार्मोन। उसके बाद गले में कौन सा होता है, थायराइड। ये क्या कौन सा हार्मोन छोड़ता है, थायरोक्सिन। इसका काम है भूख लगना और आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, उपापचय क्रिया बोलते हैं हिंदी में। जो भी काम आप दिन भर करते हैं वो सारी एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही कहलाती है, सांस लेना, भोजन करना, सब कुछ। उसके बाद आपकी किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, उससे एक हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन। इसका काम है अगर आप किसी भी तनाव में फंस जाएं तो उस कंडीशन से आपको निकाल देता है एड्रिनलिन। तो ये पूरी टेबल है। थाइमस से थाइमोसिन निकलता है। ये आपकी बॉडी में टी सेल डेवलपमेंट, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है ना, तो टी सेल बीमारी से लड़ने में सहायता करती है, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो कौन करता है बच्चों, थाइमोसिन हार्मोन करता है। ओवरी फीमेल हार्मोन, फीमेल ग्लैंड है, फीमेल ग्रंथि है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और ये जो मादा लैंगिक लक्षण है उनको कंट्रोल करता है। और टेस्टिस जो है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये मेल यानी पुरुषों के लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करता है। तो ये पूरी टेबल आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैं एक बार ये सब कुछ हटा रहा हूं ताकि आप इस टेबल को अच्छे से देख पाएं। ओके।